बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है, 10.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 20 को सिलेक्ट किया है। कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम थी, देखते हैं कि कहाँ पे क्या इसमें नई चीज़ है। सबसे पहले जो इक्वेशन उसने दी हुई है ये 10.2 है, इसलिए इसकी पहचान ये है कि इसमें डेरिवेटिव्स ही होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। अब साथ ये इनिशियल कंडीशंस हैं, ये जब ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल एंड में जाकर तो फिर इसका उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन का उसका जो उसने जिस अंदाज में उसे दिया हुआ है, बाकी जो ऊपर जो क्वेश्चन और हैं वो इस तरह नहीं है, वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। डी वाई ट्रिपल डैश का मतलब है d3y/dx³ प्लस 3 टाइम्स वाई डबल डैश का मतलब है d2y/dx² प्लस 7 टाइम्स वाई डैश का मतलब है dy/dx प्लस 5y, बाकी वैसे लिख लिया। अब इसको कैपिटल डी की फॉर्म में लिखते हैं। d3 प्लस 3d² d2 प्लस 7d प्लस 5 ऑफ y इज इक्वल टू दिस। वाई सी मालूम करने के लिए क्या किया करते थे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करते थे। ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर ली। इसके बाद फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर इसके बड़ी कोशिश की, फैक्टर नहीं बन पाए, तो फिर एक मेथड हमने सीखा था, इंस्पेक्शन मेथड। उसमें क्या करते हैं कि डी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो ज़ीरो लेके आती है। मैंने एक तरतीब आपको बताई थी कि जब आप इसमें पुट कर रहे हो तो 1 -1 2 -2 इस तरतीब से आप काम करें और उसके बाद आगे 3 -3 वगैरह, तो इंशाल्लाह इसी में ही मसला जो है वो हल हो जाता है हमारा। मैंने 1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ज़ीरो ना आया। फिर इस तरतीब में अगर चलें तो -1 पुट किया तो वो ज़ीरो आ गया। जो ही -1 पुट करने से ज़ीरो आया, एक फैक्टर हमारे पास आ गया d+1, इसका फैक्टर आ गया, और ये -1 इसका एक रूट आ गया। अब दो तरीके हैं, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको इससे डिवाइड करना होता है। दो तरीके हैं, एक लॉन्ग डिवीजन है, एक संथाई डिवीजन है। हम अभी तक लॉन्ग डिवीजन से ही करते रहे, लेकिन आज संथाई डिवीजन भी सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने डिवाइड करना होता है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेंगे तरतीब से। फिर वो जो एक रूट हमने ढूंढा हुआ -1 वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब तरीका सीखिएगा। सबसे पहले ये जो 1 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे, फिर इन्हें ऐड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर यहाँ लिखेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, ये जवाब ज़ीरो आ गया। अब रह गया कि जनाब क्वोशंट क्या बना, जो हम लॉन्ग डिवीजन में ऊपर जो हम कहते हैं जी ऊपर ही आ गया, यानी कि क्वोशंट आ गया। तो इसमें एक पावर कम करके डी की वो लिखना शुरू कर दें। जैसे यहाँ आपको याद होगा, यहाँ पे सबसे पहले 1 × d³ था, तो अब ये 1 × d² शुरू होगा। फिर एक एक पावर कम करते जाइए, 2d + 5 इज इक्वल टू 0। ये एक और हमारे पास फैक्टर जो है वो बन जाता था। खैर, इस पर अब फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। फैक्टर में से बने नहीं या बन ही नहीं सकते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक देख लीजिए, कोई बात जो समझ ना आई हो। संथाई डिवीजन भी आज हमने सीख ली। जो लोग लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते वो संथाई डिवीजन से भी कर सकते हैं। इस तरह डी की हमारे पास एक रियल वैल्यू आ गई और दो जो है वो कम्प्लेक्स हमारे पास आंसर आ गए। C1 e की पावर में ये जो रियल वैल्यू है वो × x प्लस, इस कम्प्लेक्स को लिखने का ये तरीका होता है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। e की पावर में रियल पार्ट × x, दो कांस्टेंट cos और sin x आएंगे साथ, लेकिन यहाँ पर ये 2 कहाँ से आ गया, ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो यहाँ पे आ जाता है एंगल में, तो ये हमारे पास yc आ गया। अब इसके बाद हम yp पे चलते हैं। वही सारा सिलसिला चल रहा है जो पहले सीखा हुआ है, अभी तक तो नई बात कोई नहीं लगी। 1/, में करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को इस पर अप्लाई करना जो राइट साइड पे था। अब इसका तरीका क्या होता है कि अगर तो अकेला कॉस हो फिर तो हम सिंपल कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके साथ ई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या करते हैं कि ई को शुरू में लिख लेते हैं। कोई ये कांस्टेंट है, यहाँ रहे या बाहर रहे, इसका कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं। तो इस ई को जब यहाँ पे लिख लिया, 16 भी मैं साथ ले गया, तो ये इसको चेंज कर जाएगा। जहाँ जहाँ डी है वहाँ पर क्या आ जाएगा, डी प्लस ये जो ई की पावर में एक्स का जो कोफिशिएंट है जो कि -1 है वो आ गया यहाँ पर। ये cos 2x साथ साथ वैसे ही चलता जाएगा।
इसे सिंप्लीफाई किया, क्यूब का फार्मूला खोला, ये सारा कुछ कैलकुलेशन जो है वो करके दिखाई गई है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन वैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कैलकुलेशन आपकी अपनी होनी चाहिए, बहरहाल यहाँ से भी देख लें आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए। अब कॉस या साइन का तरीका ये होता है कि उसके जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, फिर इसको याद कीजिए अच्छी तरीके से कि एक्स के कोफिशिएंट को स्क्वायर लेके उसका एंगल में जो एक्स है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके साथ माइनस लिखना है। जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है, फिर सुन लीजिएगा, डी स्क्वायर जो है उसको रिप्लेस कर देना है ये जो हमने नंबर तैयार किया -2 का होल स्क्वायर। अब जनाब आगे चलते हैं तो डी स्क्वायर तो था नहीं कहीं पे, इस डी क्यूब को ब्रेक किया, उस डी स्क्वायर की जगह पे ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो पुट की, सिंप्लीफाई किया, क्या हुआ कि वो ज़ीरो आ गया। जब ज़ीरो आ गया तो हम कहते हैं जी मेथड फेल हो गया। मेथड फेल हो जाए तो क्या करते हैं, शुरू में चले जाते हैं और 1 की जगह पे x लिखते हैं और इसका एक फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लिखते हैं और फिर काम यही वाला सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसे ही हुआ, ये x है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लिख लिया। अब वही तरीका फिर ये जो e की पावर में -x जब यहाँ पे जाएगा तो इसको चेंज कर देगा, जहाँ जहाँ d है वहाँ पे क्या आ जाएगा, d प्लस ये जो x का कोफिशिएंट है -1 वो d प्लस -1, इसलिए d -1 आ गया। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन आपकी अपनी है, देखिए ये भी देख लीजिए, यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया। क्या करना है फिर वही काम, x के कोफिशिएंट को बार बार, ये देखिएगा यहाँ गलती ना हो जाए, x के कोफिशिएंट को रफ में ले जाके उसका स्क्वायर लेके इसके साथ माइनस लिखना है। ये जो है वो माइनस जो इस तरह ब्रैकेट नहीं डालनी, बस ये याद रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है। माइनस के ऊपर यानी कि जो स्क्वायर है वो माइनस के ऊपर नहीं है, बस ये इसको ध्यान में रखिएगा। खैर जनाब सिंप्लीफाई किया, नीचे ज़ीरो नहीं आया, कोई कुछ भी आ गया, कटिंग की, ये 2 ज़ा 16 माइनस यहाँ पे लिख लिया, बस जी सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, अभी तक देखिए वो जो इनिशियल कंडीशन है उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। जनरल सोल्यूशन का क्या तरीका होता है, y = yc + yp, वो लिखा, yc देख कर वहाँ से लिख लिया, yp वहाँ से देख के लिख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब आते हैं कि जनाब अगर तो इनिशियल कंडीशन ना होती तो ये हमारा आंसर आ जाता। मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी है। अब चलते हैं कि हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, ये देखिए 1 2 3। पहली कंडीशन y पे लगनी है, दूसरी y डैश पे, तीसरी y डबल डैश पे। इसका मतलब है जब तक हमारे पास y डैश और y डबल डैश नहीं होंगे उस वक्त तक हम इनिशियल कंडीशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए ताकि y डैश आ जाए। ये डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन आपकी अपनी होनी चाहिए। फिर जब डिफ्रेंशिएट करके सिंप्लीफाई करके ये आगे, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रखा क्योंकि सेकंड कंडीशन हमने इसमें यूज़ करनी है, फर्स्ट कंडीशन इसमें यूज़ करनी है, सेकंड इसमें यूज़ करनी है। फिर y डबल डैश के लिए क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो आंसर आया हुआ है डिफ्रेंशिएशन की, u × v, u × v जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, वो जगह जगह पे लगा हुआ है। मैंने अब तो आपके सामने रखा है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी कैलकुलेशन करें और फिर कैलकुलेशन करने के बाद फिर इससे कंपेयर करें, ठीक है। अगर तो वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गलती जो मिलेगी वो वहाँ से देख लें, पिक कर लें। अब जनाब ये y भी आ गया, y डैश भी आ गया और y डबल डैश भी आ गया। जब हमारे पास y डबल डैश की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई तो उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब कंडीशन को कैसे पढ़ना है ये भी देखिएगा, कंडीशन को पढ़ने का तरीका। पहली कंडीशन ये है y ऑफ 0 = 2, रीड इस तरह करना है, लेकिन इसके मीनिंग ये है कि वैन x = 0 y = 2, वैन x = 0 y = 2। दूसरी कंडीशन अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ था y डैश ऑफ 0 = -4 लिखा, इस तरह पढ़ा इस तरह, लेकिन इसके मीनिंग क्या है, वैन x = 0 y डैश = -4, यानी कि जब y डैश के पास अब जाएंगे उसकी जगह पे -4 लिखेंगे तो आगे राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। इस तरह यकीनन आप समझ गए होंगे कि y तीसरी जो कंडीशन है उसको इस तरह रीड किया गया। ये मैंने आपके लिए पढ़ के बताया ताकि आपको इसको रीड करना है। अब जनाब पहली कंडीशन कहाँ पुट करेंगे, यकीनन पहली इक्वेशन में, क्योंकि वहाँ पे y है। दूसरी किस में करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, वहाँ y डैश है। और तीसरी किस में करेंगे, तीसरी जो ये इक्वेशन में तैयार की हुई इसमें ये वैल्यूज़ मैंने पुट करके जो सिंप्लीफाई करके जो आप आया वो लिख लिया। अब भी आप भी इस तरह कर लीजिएगा, खुद करें कैलकुलेशन, आप खुद करें और फिर इसके साथ जो है वो कंपेयर करें। उस वक्त अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लें, व्हाट्सएप का नंबर आपको पता है, उस पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आ गई। मैंने उनके नए नाम जो हैं वो रखे 1 डैश 2 डैश और 3 डैश।
अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करके C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी, वो हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी की वो कैसे करें, पर मैंने इस तरह किया कि 1 डैश और 2 डैश जो दो इक्वेशन थी उन दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने से क्या हुआ कि ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ से C3 की वैल्यू आ गई 0। अब इस C3 की वैल्यू का फ़ायदा उठाते हुए हम बाकी C1 और C2 की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। अपना अपना तरीका है, पर ये भी देखिएगा, मैंने भी एक तरीका अपनाया, वो देख लीजिए। पुट इन 3 डैश में पुट करके वहाँ से सिंप्लीफाई करके फिर जो नई इक्वेशन बनी उसे और इन दोनों को फिर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, वो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें पुट कर देंगे, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 0 हो गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, ये इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया। ये है जी पूरा जो क्वेश्चन है। चैनल जो है मेरा, आप उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो लेटेस्ट वीडियोज़ की मिल जाएंगी। और लाइक भी कर दिया करें मेरी वीडियोज़ को।